हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड 4 एप्लीकेशंस बताए। उन एप्लीकेशंस के अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस रह गए हैं जिन्हें आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये एप्लीकेशंस। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की दिशा का निर्धारण करना कि वो किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है और किस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो देखो इस तरह समझे हम, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई है। इसमें एक स्पीसीज जो है ऑक्सीडाइज हो रही है तो एक रिड्यूस हो रही है। समझ गए ना। अब हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ये वाली जो स्पीसीज है M' ये ऑक्सीडाइज हुई है और Mn+ अर्थात डबल डैश वाली रिड्यूस हुई है। मान लिया जाए कि इस रिडॉक्स रिएक्शन या इस सेल रिएक्शन के लिए आपने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया जो पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव होगा तो फ्री एनर्जी चेंज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। समझ गए ना, एक रिलेशन है, मैं उस रिलेशन को बताऊंगा। तो अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन की किसी सेल रिएक्शन का सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आता है तो ऐसी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी। क्यों? क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है। कोई भी सेल रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, अगर उस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन उस गिवन डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन में वो चल रही है उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है। तो ऐसे में आप पहचान जाओगे कि अगर किसी सेल रिएक्शन का आपने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया और वो पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे ये रिएक्शन इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। जैसे ये एक रिएक्शन लिखी मैंने। एक चीज और बता दूं कि आप किसी रिडॉक्स रिएक्शन में किसको एनोड मानोगे और किसको कैथोड। तो जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसे एनोड और जो स्पीसीज रिड्यूस हो रही है उसे क्या मानना है? कैथोड। अल्फाबेटिकली ध्यान रखें, एनोड पहले फिर कैथोड। एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर KBr में Br- से Br0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Br- से Br0 बनना, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cl0 है ऑक्सीडेशन स्टेट और -1 में जा रहा है क्लोरीन, तो यहाँ पर रिडक्शन है। तो इसका मतलब ये एनोड है और ये कैथोड है। मैंने आपको इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ये दे रखे हैं। आपने फॉर्मूला लगाया सेल पोटेंशियल का, कैथोड माइनस एनोड, वैल्यू पुटअप की, ये आ गया 0.28 वोल्ट। इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब ये अपने आप चल जाएगी, क्लोरीन ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस रिएक्शन का प्रेडिक्शन कर दिया कि इस रिएक्शन के डायरेक्शन का प्रेडिक्शन कर दिया, आपने दिशा बता दी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्वतः चल जाएगी। यहाँ आ जाए ऐसा ही CuSO4 + Zn, तो ZnSO4 + Cu। आपने इसका सेल पोटेंशियल निकाला, ये वैल्यू होती है कॉपर का, पहले भी बता चुका हूँ 0.34 वोल्ट, जिंक के लिए होता है -0.76 वोल्ट। ये कैलकुलेट किया 1.10 वोल्ट आ गया। ये भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। समझ गए? तो समझ गए बच्चों कि अगर आपने किसी सेल रिएक्शन का सेल विभव निकाला, वो धनात्मक आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वो सेल रिएक्शन या वो रिडॉक्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र दिशा में स्वतः होगी। जैसे ये एग्जांपल देखा आपने, इसका सेल पोटेंशियल निकाला, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये अग्र दिशा में स्वतः चल जाएगी। ठीक इसी तरह से इस रिएक्शन के लिए निकाला, ये भी अग्र दिशा में स्वतः चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब मान लो ये रिएक्शन, इसी रिडॉक्स रिएक्शन को हमने लिखा और इसका सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ गया, तो फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा। ऐसे में
ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप नहीं चलेगी। इसका मतलब ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, समझ लेना। जैसे मान लो हमने लिखा CuSO4 + 2Ag और ये रिएक्शन लिख दी, आपको ये रिएक्शन लिखी, आपसे पूछा गया कि बताएं ये किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो। ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखे हैं, आपने इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया, ये आया -0.46। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू हो गई, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अर्थात कॉपर सल्फेट में से कॉपर को सिल्वर जो है क्या नहीं कर सकता है, प्रेसिपिटेटेड नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इसका उल्टा बैकवर्ड डायरेक्शन में ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि इसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी सेल रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन का सेल पोटेंशियल निकालना है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आपको लिखना है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है और बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर नेगेटिव आ गया तो ऐसे में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इतना ध्यान रखना, ओके। तो आप इसे नोट करो। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेटल एक्सट्रैक्शन, धातु निष्कर्षण। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि ऐसा कोई भी एलिमेंट या मेटल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव हो, वो अपने से कम नेगेटिव या फिर पॉजिटिव ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले एलिमेंट को या मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। फिर से सुने, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव हो, वो अपने से कम नेगेटिव या पॉजिटिव ई स्टैंडर्ड वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट से प्रेसिपिटेटेड कर देता है। इसका मतलब है कि जो सीरीज में ऊपर आएगा वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इसी पर बेस्ड है ये क्या, मेटल एक्सट्रैक्शन। देखो कैसे, एक होती है साइनाइड प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड या हाइड्रोमेटलर्जी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनके एक्सट्रैक्शन में यूज होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये है गोल्ड सिल्वर का कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ, ये है गोल्ड का कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ, तो जो ओर होता है उसमें साइनाइड KCN मिला दिया जाता है। जितना गोल्ड या सिल्वर होता है वो इस तरह से एक गोल्ड का जो है या सिल्वर और गोल्ड के कॉम्प्लेक्स बना के बाहर आ जाता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसे अलग करके फिर उसमें मिलाया जाता है जिंक। तो जिंक का चूंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है और गोल्ड का या सिल्वर का अगर हम देखें, ठीक है, तो इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसीलिए जिंक जो है वो इनको इस सॉल्ट से सिल्वर को, इस सॉल्ट से गोल्ड को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देता है और इस तरह से सिल्वर और गोल्ड बाहर आ जाते हैं। जबकि जिंक स्वयं क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बना के उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि कोई भी सॉल्ट हो, अगर उसमें कोई दूसरा मेटल मिलाया जाए और उस मेटल का ई स्टैंडर्ड ज़्यादा नेगेटिव है या सीरीज में वो टॉप वाली पोजीशन वाला है, तो वो उस मेटल जो कॉम्प्लेक्स है या जो सॉल्ट है उसमें से उस मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसी पर बेस्ड है ये मेथड, तो आप इसे नोट करो। देखो अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है और वो है सेल पोटेंशियल डिटर्मिनेशन। ये तो हालांकि हमने पहले ही पढ़ लिया सेल पोटेंशियल के बारे में, फिर भी बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है सेल पोटेंशियल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैथोड एनोड आपको कैसे पहचानना है, अगर कोई सेल रिएक्शन लिखी है तब तो इजीली पहचान जाओगे। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो एनोड, जो रिड्यूस होगा वो कैथोड है। और अगर मान लो सेल नहीं लिखा, केवल वैल्यूज दे रखी है इनकी, तो ध्यान रखना जो लोअर वैल्यू है वो एनोड
ई स्टैंडर्ड की, और ई स्टैंडर्ड की जो हायर वैल्यू है वो है कैथोड। तो जैसे ये रिएक्शन लिखी है, इसमें तो हम इसी पहचान गए कि ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। आपने वैल्यू पुट अप की, ये आ गया 1.10। इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखे हैं, तो आप इसमें से पहचान जाओगे कि ये तो बन जाएगा क्या, एनोड, और इसको क्या लेंगे, कैथोड, और फिर सेल पोटेंशियल निकाल देंगे। तो इस तरह से सेल पोटेंशियल का भी डिटरमिनेशन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के कर सकते हैं। तो आप इसे लिखें। अब देखो, मैं एप्लीकेशन से अब थोड़ा अलग टॉपिक है ये, ठीक है। ये है रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स कंटेनिंग अ मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब है कि एक से ज्यादा, ठीक है, एक ही मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हों, तो उन स्टेट्स के लिए जो भी हाफ सेल रिएक्शंस हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्या रिलेशंस हैं। समझिए बच्चों कि एक ही मेटल आयन की कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स हों, तो उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो हाफ सेल रिएक्शंस होंगी उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान रखें, इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर दो हाफ सेल रिएक्शंस कंबाइंड होकर कोई तीसरी हाफ सेल रिएक्शन बनाती है, तो उस तीसरी हाफ सेल रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, वो दोनों जो पहले वाले हाफ सेल रिएक्शन है उनके फ्री एनर्जी चेंज का सम होगा। इसी के बेस पर हमें समझना है। देखो कैसे, मतलब ये लिखा है मैंने कि इफ टू हाफ सेल रिएक्शंस आर कंबाइंड टू गिव अ थर्ड, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन मतलब दो सेल हाफ सेल रिएक्शन जुड़ के कोई तीसरी हाफ सेल रिएक्शन बनाती है, तो क्या ध्यान रखना, जैसे मान लो A++ इलेक्ट्रॉन मिलके A बना, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E1 और फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा G स्टैंडर्ड। ऐसे ही सेकंड रिएक्शन ये है, इसका ये है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये एक रिजल्टेंट रिएक्शन बन जाएगी, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड स्टेट का वो है E3 और फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा G3। तो ये कह रहा है कि ये जो डेल्टा G3 है वो दोनों जो है हाफ सेल रिएक्शंस हैं उनके फ्री एनर्जी चेंज का सम है। अब एक रिलेशन होता है डेल्टा G स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस NFE स्टैंडर्ड, जहां n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इनके नंबर। F तो फैराडे है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, और ये है इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसी को हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारा लास्ट में रिलेशन निकलेगा कि ओवरऑल जो रिएक्शन है उसका जो हाफ सेल जो रिएक्शन है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस रिलेशन से कैलकुलेट करना है। तो कैसी भी दो हाफ रिएक्शन दी है और उसी का एक तीसरी हाफ सेल रिएक्शन दी है, और उस तीसरी हाफ सेल रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐसा लिख दो आप कि वो उनका जो सम है उन रिएक्शंस का वो उसका रिजल्टेंट थर्ड रिएक्शन बन जाए, बस फिर आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस रिलेशन से निकाल दो। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, पहले आप ये रिलेशन लिखें। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लिखा है E स्टैंडर्ड Fe2 प्लस अपॉन Fe ये वैल्यू है, ठीक, Fe3 अपॉन Fe2 प्लस की ये वैल्यू है, और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको बताया था कि ये जो आयन होगा उसे रिएक्टेंट आयन, और जो नीचे आएगा उसे प्रोडक्ट आयन, और अगर चार्ज लेस स्पीसीज है तो भी उसे हम प्रोडक्ट की जगह लिखेंगे। जैसे E स्टैंडर्ड Fe2 प्लस अपॉन Fe का मतलब है कि आपको Fe2 प्लस रिएक्टेंट आयन लिया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज कर देना है Fe में, और जो वैल्यू है वो उसके सामने लिख देंगे। ध्यान रखें यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई हो इस वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब अगर हमें कोई भी इक्वेशन को जोड़ना है, ठीक है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, और कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ा तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस इनमें चेंज होगा।
यहाँ पर हो सकता है मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये वैल्यू यही रहेगी। दूसरा ये है कि अगर कहीं इक्वेशन को पलटना पड़ जाए तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी। तो ये रिएक्शन ये हो गई, इसकी रिएक्शन ये हो गई, Fe3+ को Fe2+ में चेंज करना है, जो वैल्यू ये है। इन दो इक्वेशन को अगर आप एडिशन करोगे तो ये थर्ड बन जाएगा। तो आपको ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि इसको और इसको जोड़ दें ये बन जाएगा, आपको ना तो कोई इसमें मल्टीप्लाई करना, ना ही इनको लटना पलटना है, सीधे इन दोनों को जोड़ोगे ये बन जाएगा। तो जब दो इक्वेशन, दो हाफ्स हैं, रिएक्शन के एडिशन से कोई थर्ड रिएक्शन बन जाती है, तो उसका मैंने बताया था कि थर्ड रिएक्शन का ई स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। बस आप इसमें वैल्यू N1 हमारा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, N2 1 हो गया, E1 ये हो गया, मतलब ये वाली E2 मतलब ये है हमारा E1, ये है E2, तो ये क्या है E3। ये वैल्यू बस पुट अप की और ये आ गया। समझ गए होगे ना आप इस तरह से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि ई स्टैंडर्ड Cu2+ से Cu1 0.15, ठीक इसी तरह से इसका है 0.34। हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है। आप पहले इन इक्वेशंस को देख के इक्वेशन बना लो, मतलब इनको देखा Cu2+ को Cu1+ में चेंज करना है, Cu2+ को Cu में चेंज करना है, Cu1+ को Cu में चेंज करना है। अब ये जो रिएक्शन है वो इनके सम से नहीं आएगी, तो आपको इन दो इक्वेशन में से ऐसा अलट पलट कर देना है, ठीक है, कि इनका सम ही ये बन जाए। मतलब आपको कन्वर्ट एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन इनटू थर्ड रिएक्शन। आपको इन दो के सम को, एडिशन को थर्ड में चेंज करना है। तो देखो क्या करना होगा, आप इस इक्वेशन में आप ऐसे देखें कि Cu1+ को आपको रिएक्टेंट की साइड में लाना है, जबकि यहाँ कहाँ दे रखा है, प्रोडक्ट की साइड में। तो आप इस इक्वेशन को पलट दो, तो जैसे ही आप इसको पलटोगे तो ये पॉजिटिव था तो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब आपने Cu1+ Cu2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और E1 जो था हमारा ये E1 है, ठीक है, ये E2 है और ये क्या है E3, तो ये माइनस में आ गया। सेकेंड इक्वेशन को सेम लिख दो, कोई चेंज मत करो। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये थर्ड बन जाएगा, मतलब ये बन, और जैसे थर्ड बना बस वही इक्वेशन फिर लगा दो। सीधा सा समझ गए ना आप कि दो इक्वेशन को ऐड करके अगर तीसरी इक्वेशन बनती है तो ये रिलेशन लगेगा। कैसा भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, उनके एडिशन से आपको थर्ड रिएक्शन को रिजल्ट के फॉर्म में लाना है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, अलग पलट वो करनी है। समझ गए ना? तो आप ये लिख लें। एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप उसे सॉल्व कर लें। अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है, मतलब इन दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, इस इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना है। आंसर E3 जो आएगा वो आएगा -0.7 करके देखना। ठीक इसी तरह से दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दे रखे हैं और आपको इस रिएक्शन के लिए निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगा 0.37 और इसी तरह से इस और इसके A और B के फॉर्म में, A1 और A2 के फॉर्म में दे रखे हैं। इसके लिए कैलकुलेट करना, आंसर आएगा 2A2 - 0। इनको करके देखना, अगर ये बढ़िया ढंग से बन गए तो आपसे सभी क्वेश्चंस इस तरह के बन जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड जो बचे हुए एप्लीकेशंस थे वो बता दिए और इस तरह का एक रिलेशन बता दिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो खूब पढ़ें, खूब देखें वीडियोस, और जितने भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप एक्सरसाइज के उन्हें लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग लगा के कोशिश कीजिए कि वो आपसे कंप्लीट सॉल्व हो जाए और इन वीडियोस की हेल्प लीजिए। मैं समझता हूँ अब आपसे सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ढंग से बन जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।